हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम टॉप 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि ये 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बैनर में देखें कि इस चैनल पर जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, इस चैनल पर सभी चैप्टर की हिंदी के सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनका हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में भी क्रम वाइज सारे चैप्टर के वीडियो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो फ्रेंड्स, जो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, जिसे संसद कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति, तो ये कहाँ से ग्रहण की गई है, कौन से? तो फिर से बताना है, सरकार में इस समय चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सारे क्वेश्चन के आंसर हाईलाइट है तो आपको पता चल जाएगा देख कर ही क्वेश्चन का आंसर। पर दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आंसर तो ठीक है, हाईलाइट है, पर उसके साथ साथ गलतियाँ कहाँ पर ज़्यादा होती है, जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहा गया है। किसी किसी कोई क्वेश्चन तो ऐसा बन जाता है कि जो अपने भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया है, ये कहाँ से ली गई है, कौन से देश से ली गई है, कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, ब्रिटिश संविधान से ये संसदीय प्रणाली ली गई है जो इसमें भारत में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो फ्रेंड्स, जो संसदीय प्रकार की सरकार है, इनकी एक प्रमुख विशेषता कौन थे? पहला है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। बी ऑप्शन है, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सही है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें संसद के प्रति क्या होता है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल होता है, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ पर होता है? संसदीय प्रकार की सरकार की एक ये प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो फ्रेंड्स, ये बताना है कि किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति और एक मत। तो फ्रेंड्स, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की या भीमराव अम्बेडकर की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो फ्रेंड्स, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, एक गलती ये हो जाता है कि सब लोग ज़्यादातर क्या मान लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो बिल्कुल ज़्यादा महात्मा गांधी को मान लेते। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जो संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है वो है एक व्यक्ति और एक मत। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? बिल्कुल संसद के ही नाम से तो जाना जाता है। इसमें दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो उसे, जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है, उसे किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, पहले ही आप देखे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो फ्रेंड्स, भारत की संसद का अंग पूछा जा रहा है। तो भारत की संसद का अंग अभी आपको पता है क्या है? दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। जैसा कि
तीनों ऑप्शन सही है। पर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं होता, यह भारत की संसद का अंग नहीं है। भारत की संसद का अंग सिर्फ तीन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष दिया हुआ तो यही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसद का अंग नहीं है, तो कौन नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताएं ना, संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, पर संसद में 3 लोग आते हैं। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें संसद के सदन पूछा जाएगा तो 2 ही सदन तो होता है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है, और संसद का उच्च सदन होता है जो कि वो राज्यसभा होता है। यदि कहा जाए कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा है, तो वो लोकसभा है, और यदि कहा जाए कि संसद का अस्थायी सदन कौन होता है, तो वो राज्यसभा होता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद का निम्न सदन कौन होता है, तो वो लोकसभा होता है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन होता है। तो बिल्कुल अभी आपको बताया कौन होता है, राज्यसभा होता है, और निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को लोगों का सभा कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा सदन को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिए हैं कौन सा है, राज्यसभा है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, और अस्थायी सदन कौन है, लोकसभा है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अस्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। संसद के किस सदस्य को कहा गया है। फ्रेंड्स, सदन, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ये हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि गलतियां यही पर होती है, क्वेश्चन सही से ना पढ़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहा गया है कि संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मंत्रियों को कहा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। सरकार को कहा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन है, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कहा जाता है, जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों के अतिरिक्त जो अन्य सदस्य होते हैं, सभी सदस्य जो होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पढ़िए, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी। अब समझने वाली बात है कि ये मंत्री कौन है और अन्य सदस्य कौन है। तो मंत्री जिन्हें किसी पद, कोई पद दे दिया जाता है, जैसे राजनाथ सिंह क्या है, अमित शाह जी क्या है, ये मंत्री हैं। मतलब कोई राज्य, कोई है गृह मंत्री, तो कोई विदेश मंत्री है, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब मंत्रियों के मंत्री हैं, और इन्हें मंत्रियों का पद मिला है, तो ये क्या कहे जाएंगे, सरकारी कहे जाएंगे। और जो भी और सदस्य हैं, जो उनको कोई पद नहीं मिला है, तो वो क्या कहेंगे, अन्य सदस्य कहलाए जाएंगे, और वही क्या होते हैं, गैर सरकारी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल पूछा जा रहा है, यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है कि कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत सदस्य के संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 105, जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ साफ साफ। आर्टिकल 105 क्या कहता है, आर्टिकल 105 कहता है कि संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताएं कि सदन सिर्फ 2 हैं संसद में, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, पर उसमें एक राष्ट्रपति भी होते हैं, पर वो सदन नहीं है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति क्या सदन नहीं है, सदन सिर्फ 2 ही हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा गया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। सदन वाली बात नहीं कही गई है कि इसमें कौन सा सदन में है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति क्या होता है, ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का होता है। पर फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी ना किसी
एक सदन का सदस्य होता है, या तो वो लोकसभा का रहेगा या तो राज्यसभा का होगा। पर जो राष्ट्रपति वाली बात होती है, तो राष्ट्रपति क्या है, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है फ्रेंड्स, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी। पर उपराष्ट्रपति क्या होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, पर वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संशोधित करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़िए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में, जब प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तो प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स वो प्रतिवर्ष करते हैं, बिल्कुल प्रतिवर्ष करना पड़ेगा। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं, बिल्कुल करना होगा। तो ए और बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रतिवर्ष करेंगे, प्रतिवर्ष से प्रथम सत्र प्रारंभ होता है तो प्रतिवर्ष उसको संबोधित करना ही पड़ेगा। बी ऑप्शन है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये भी बात सही है, पहला और दूसरा ए और बी, तो इसमें सी ऑप्शन ए और बी लिखा हुआ है, ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो लोकसभा के चुनाव में फ्रेंड्स प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं होता है। दोनों लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। लोकसभा का चुनाव कैसा होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये लोगों द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। राज्य विधान परिषद बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो चुनाव होता है उसको आम जनता नहीं करती है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था होती है। एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था थी। यदि आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, आप इसका वीडियो बना दीजिए, हम आपके लिए वीडियो स्पेशल बना देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद ये क्या है, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था होती है। इसे आम जनता को वोटिंग नहीं करना होता फ्रेंड्स, ये एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लोकसभा की बात कही गई है, ना कि राज्यसभा की। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या ऐसा होना चाहिए कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स यही तो सही है, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। और इसमें क्या कहा गया है, इस पहले ऑप्शन में क्या कहा गया है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आप पूरे भारत में कहीं से भी बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। सी ऑप्शन है, उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत बात है। क्या जो प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री कोई बन गया, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, इनका भवन कहाँ है, बैठते कहाँ पे, दिल्ली पे है। तो क्या वो दिल्ली के ही निवासी हैं, क्या वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं? नहीं फ्रेंड्स, ये गलत बात है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि। तो देखिए फ्रेंड्स कंडीशन क्या लिखी हुई है कि वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि उसके पास क्या क्या है या क्या क्या नहीं है, आगे ऑप्शन में दिया गया। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। तो बिल्कुल वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। जब संसद का सदस्य नहीं बनेगा तो फिर प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा।
और उसके बाद राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो तो वो संसद का सदस्य बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि उसका आचरण ही ठीक नहीं है तो कैसे लोग उनको संसद का सदस्य बनाएंगे। नेक्स्ट है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यदि वो दिवालिया है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, तो कैसे उनको सदस्य बनाया जाएगा, कैसे उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। जब चुनाव होता है, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो संसद का सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें उपर्युक्त सभी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 60 दिन से ज़्यादातर अब्सेंट रहते हैं बिना किसी सूचना, मतलब बिना आप एप्लीकेशन दिए सदन में, आप सदन के सदस्य हैं पर आप 60 दिन तक सदन में गए ही नहीं हैं और आपने सूचना भी नहीं दी है, मतलब एप्लीकेशन भी नहीं दिए हैं, तो आप सिर्फ 60 दिन तक अनुपस्थित रह सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कितने दिन तक? 60 दिन तक। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय संसद को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है, सिर्फ लोकसभा को भी भंग कर सकता है, पर कब? जब उनको प्रधानमंत्री सलाह देंगे तब। जैसे रामनाथ कोविंद क्या है? राष्ट्रपति हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, और श्री नरेंद्र मोदी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। और श्री नरेंद्र मोदी कौन से सदन के सदस्य हैं? लोकसभा सदन के सदस्य हैं। लोकसभा सदन से ये प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करना हुआ तो जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और वो अपने इच्छा अनुसार नहीं कर सकते। जैसा प्रधानमंत्री कहेगा वैसे ही करेंगे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब संविधान में संशोधन करना, और आगे कहा गया है कि संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है। मतलब जो संसद के सदस्य हैं, वो संसद के सदस्य कहाँ है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है। और अगली बात क्या कहेगी, विधानसभा सदस्य कहाँ होता है? राज्य में होता है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होते हैं। जब विधानसभा है तो विधानसभा सदस्य भी होंगे। आगे क्या कहा गया, अयोग्यता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये 52 है, अयोग्यता से संबंधित है। इसमें संविधान संशोधन अधिनियम की भी कोई बात नहीं कही गई है आर्टिकल 52 में, और संसद के सदस्यों की भी कोई बात नहीं कही गई है, और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता या फिर इनसे रिलेटेड कोई बात 52 आर्टिकल में नहीं कहा गया है। 52वां संविधान संशोधन। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा राष्ट्रपति? क्या करेगा अपने, अब आप समझ लिए, राष्ट्रपति अपने आप से कोई काम नहीं करता है, या तो उनको जो प्रधानमंत्री है उनकी सलाह लेना पड़ता है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो फ्रेंड्स, चुनाव आयोग से परामर्श लेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद उनके संबंधी विवादों का फैसला कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा फैसला, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श लेंगे तब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सांसदों की अयोग्यता के बारे में बात की जा रही है, मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्वालिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। और संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, और राज्यसभा लोकसभा ही क्या करेंगे? सांसदों के वेतन का निर्माण करेंगे। अब फ्रेंड्स, संसद तो हो गया, संसद में 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, पर यहाँ पर तो
सांसदों लिखा हुआ, मतलब सा बड़ा है, सांसदों या सांसद लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड जो संसद के सदस्य हैं ना वही सांसद कहलाते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो फ्रेंड्स संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का समयांतराल होता है। 6 महीने का समयांतराल। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? 6 महीने का होता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो कितनी बार फ्रेंड्स? 2 बार। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति या कोरम है? तो फ्रेंड्स ये गण पूर्ति जो लिखा हुआ है इसी को कोरम कहते हैं, इसी को कोरम कहते हैं। तो फ्रेंड्स संसद के जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति कोरम है? तो कितना है? 1/10 भाग। कितना है? 1/10 भाग। तो फ्रेंड्स जो किसी कहीं मीटिंग हो रही है, तो फ्रेंड चलिए ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं। मीटिंग हो रही है और संसद के सदस्यों को बुलाया जा रहा है, तो संसद के सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग में बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है? कहने का मतलब वो उसमें से कितने सदस्य रहेंगे, तो ये होगा कि हाँ इतने लोग ठीक हैं, मतलब सदस्य की कमी नहीं है। तो कितने भाग? 1/10 भाग। कितने भाग? 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स कोरम के संबंध से कौन सा कथन सही है? चलिए पहला ऑप्शन है, कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। बिल्कुल गलत है, 1/10 होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है। बिल्कुल गलत है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही नहीं पूरा किया जाता है। सी ऑप्शन है, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जो लोकसभा है, लोकसभा में सीट ज़्यादा है और राज्यसभा में सीट कम है, इसलिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। डी ऑप्शन है, यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा न होने पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है, कोरम पूरा होना चाहिए। तो लोकसभा से कितने रहेंगे? 55 और राज्यसभा से 25 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो फ्रेंड्स संसद का होता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि संचित निधि से किसी कारण और पैसा निकालना हुआ तो वो कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति निकाल सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल पूछा जा रहा है? कौन सा आर्टिकल है जो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? मतलब संसद तो है लोकसभा राज्यसभा, पर वो संसद क्या कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? किसको? संसद को। तो वो आर्टिकल 249 है, 249 जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये आर्टिकल कहता है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है। फ्रेंड्स जितने भी भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां हैं, सारी शक्तियां संसद के पास है। तो फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स किस विधेयक को लिखा हुआ है? तो संविधान संशोधन विधेयक को क्या करना होगा? संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो फ्रेंड्स संसद में कितने सदन है? लोकसभा राज्यसभा। तो यदि आप चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। यदि वो क्या है कि वो बिल पारित करना है, कोई भी बात है जो भारत में लागू करना है, तो क्या हो जाएगा? पहले संसद में जाएगा, मतलब सदन में जाएगा, किसी भी सदन में जा सकता है पहले, या तो राज्यसभा में जा सकता है या तो लोकसभा में जा सकता है। यदि पहले राज्यसभा में गया और राज्यसभा क्या हुआ? राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल गई, तो उसके बाद लोकसभा में भी जाएगा, उसके बाद बिल पारित नहीं हो जाएगा,
उसके बाद लोकसभा में भी जाएगा, और जब लोकसभा भी बहुमत पारित कर देती है, लोकसभा में भी बहुमत मिल जाता है, तो वो बिल क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, वो बिल पारित हो जाएगा। यदि राज्यसभा को सदन से बहुमत मिल गई और लोकसभा में गया बिल, और लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ, मतलब बहुमत नहीं मिली, तो वो फिर नहीं होगा फ्रेंड्स, वो फिर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। क्या? संविधान संशोधन विधेयक। यदि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान में संशोधन करने के लिए कोई बिल लाया गया है, बिल या विधेयक कहिए, एक ही बात है, तो वो दोनों सदन से जब पारित हो जाएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब वो लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत होते हैं। तो फ्रेंड्स, तभी तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। जैसा कि आप ये वाले क्वेश्चन में भी 31 वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं कि संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। हमने आपको एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में ये बताया कि राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में भी पारित होना जरूरी है, या बहुमत मिलना जरूरी है। यदि बहुमत नहीं मिलता है तो नहीं होता है। यदि मान लीजिए आप 32 वाले क्वेश्चन पर आइए, मान लीजिए राज्यसभा में बहुमत मिल गई और लोकसभा में गया, वो विधेयक या बिल कहिए, एक ही बात है, वो बिल अब लोकसभा में गया और लोकसभा उसे बहुमत नहीं दे रहा है, तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। किस किस परामर्श से? प्रधानमंत्री की परामर्श से। क्या करेंगे? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, मतलब दोनों सदन को बुलाया जाएगा और मीटिंग होगी। कब मीटिंग होगी? या तो संसद का कोई एक सदन ऐसा है जो बिल पारित नहीं कर रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, बिल मतलब बहुमत नहीं मिल रहा है, या फिर दोनों की जो बात है वो राज्यसभा उससे सहमत है और लोकसभा सहमत नहीं है उस संशोधन से या उस संदर्भ में। तो जैसा कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, बिल्कुल आपको बताएं अभी। और सी ऑप्शन है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो, मतलब लोकसभा की बात राज्यसभा को नहीं पसंद है और राज्यसभा की बात लोकसभा को ना पसंद है। और बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एक सदन स्वीकार कर लिया, एक सदन से बहुमत मिल गई और एक सदन से बहुमत नहीं मिल रही है, अस्वीकार कर दे रहे हैं। तो जब ये दो कंडीशन बनती है तो क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे, बी और सी, जो कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो बिल्कुल साधारण विधेयक में होती है। किस में होती है? साधारण विधेयक में होती है, कोई क्रिटिकल विधेयक नहीं होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? जैसा कि आपको बता दिए, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और किसकी परामर्श से बुलाते हैं? प्रधानमंत्री की परामर्श से बुलाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे तभी राष्ट्रपति बुलाएंगे। आपको बता दिए कि राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि स्वतंत्र भारत में, मतलब जब से अपना देश आजाद हुआ उसके बाद से अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। तो इससे आप एक बात ये भी समझते होंगे कि 4 बार ऐसा हो चुका है कि जो कोई बिल है, कोई विधेयक है, किसी एक सदन में पास बहुमत मिल जाती है और दूसरे सदन में बहुमत नहीं मिलती है। और कोई बिल है, कोई विधेयक ऐसा है जो जिससे लोकसभा सहमत है और राज्यसभा नहीं सहमत है, राज्यसभा सहमत है तो लोकसभा सहमत नहीं है, तभी तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ऐसा 4 बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो फ्रेंड्स, बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन है फ्रेंड्स? भारत का अटॉर्नी जनरल।
जिसे महान्यायवादी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है? संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार इनको ही पास है। क्यों? इसलिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये हैं, जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं और राष्ट्रपति को जिसका मन चाहे उसे अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है फ्रेंड्स। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन होता है? प्रश्नकाल होता है। तो फ्रेंड्स प्रथम विषय यही तो होगा, प्रश्न ही तो पूछा जाएगा। तो यदि संसद की कार्यवाही हो रही है तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो फ्रेंड्स संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश से ली गई है। अभी आपको जो पहला क्वेश्चन रहा होगा या सेकंड क्वेश्चन होगा उसी में आपको पता चल गया होगा, पर ये जो आज ये 40 क्वेश्चन जो मिला है, ये क्या लिखा हुआ है कि संसदीय प्रणाली कौन सी है जिसकी प्रथा भारत की देन है? तो फ्रेंड्स वो शून्यकाल है। बाकी सारे कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं, ब्रिटेन के। तो फ्रेंड्स इसमें शून्यकाल, और शून्यकाल कौन सा होता है? तो शून्यकाल होता है जो लंच का टाइम होता है फ्रेंड्स, उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। मतलब जो प्रश्नकाल है, पहले प्रश्नकाल ही होता है, जब पहले जाया जाता है सदन में तो प्रश्नकाल ही होता है। जब जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे आप विद्यालय गए और विद्यालय में जाने के बाद प्रेयर हुआ, उसके बाद आपकी क्लास हुई, तो आप इसे समझ लीजिए कि ये प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल है, उसके बाद लंच हुआ, आपको खाना खाने के लिए समय दिया गया, थोड़ा रेस्ट करने के लिए समय दिया गया, तो वो क्या है? वही शून्यकाल है। और शून्य जैसे ही लंच समाप्त हुआ, जैसे ही शून्यकाल समाप्त हुआ, फिर आप क्लास में आ गए, तो फिर आप क्लास में बैठ गए पढ़ने के लिए। तो जब आप लंच के टाइम में हैं तो वो क्या कहलाएगा? जो लंच के बाद वाला टाइम है वो क्या कहलाएगा? आपको कार्यसूची के बीच का समय कहलाएगा। तो फ्रेंड्स जो शून्यकाल है वो क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल के बीच का समय है, प्रश्नकाल के बाद का समय है, और जो लंच होगा उसके बाद उसके पहले का समय है। कौन? शून्यकाल। तो शून्यकाल का क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का संबंध कहलाएगा। मतलब शून्यकाल के बाद जो भी कार्यसूची होगी, आप क्लास में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कुछ पता नहीं है, जब क्लास होगी तभी ना आपको पता चलेगा। तो इन दोनों के बीच का जो समय है वही शून्यकाल कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है फ्रेंड्स। अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल नहीं कहलाता है, अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल नहीं कहलाता है। अविश्वास प्रस्ताव ये रिलेटेड है राष्ट्रपति से। निंदा प्रस्ताव बिल्कुल गलत है, कटौती प्रस्ताव तो बिल्कुल गलत है। विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है जब किसी सदस्य, संसद के कोई ऐसा सदस्य है, ऐसा कोई सदस्य है जो किसी मंत्री के ने मामले या तथ्यों को छुपा कर रखा है और वो क्या कर रहा है? सदन को भंग कर रहा है, तो वो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही है? तो 1952 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही है? तो 1952 तक अस्थायी संसद भारत में रही हुई है। उसके बाद क्या बना? मतलब आप ये कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही है, तो आपको बताएं कि अस्थायी कौन सा सदन है? लोकसभा है, और अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा है। तो इसका मतलब 1952 तक क्या है? 1952 तक राज्यसभा नहीं बनी थी और सिर्फ क्या थी? लोकसभा थी, और लोकसभा तो अस्थायी है ये, तो क्या कहलाया जाएगा? 1952 तक का समय अस्थायी ही तो कहलाया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें 1952 से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में ही हो गया। मतलब देश आज़ाद होने के पहले ही क्या हो गया? संसद भवन का उद्घाटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये तो और अच्छा क्वेश्चन आ गया कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। ये कौन थे? अंग्रेज थे। इन्होंने क्या किया था? संसद भवन का उद्घाटन किया था। तो फ्रेंड्स ये थे संसद से रिलेटेड, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप 45 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।